घर ज़िंदगी में एक ही बार बनता है जो कि दोस्तों आम आदमी अपने खून पसीने की कमाई से पाई पाई जमा करके बनाता है। और हर गुजरते वक्त के साथ महंगाई की वजह से घर बनाना आम आदमी के लिए आसान बात नहीं रही। मगर जैसे तैसे हम घर तो स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट में कुछ बातों का पता ना होने की वजह से हम कुछ ऐसी चीज़ों पे खर्च कर देते हैं जिसकी वजह से आगे जाके बजट कम होने की वजह से काम रुक जाता है या फिर अधूरा रह जाता है। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़ बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप डेफिनेटली सेविंग के साथ घर बना पाओगे। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी खर्च कम करने की बात आती है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप क्वालिटी के साथ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करें। अगर हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करके सेविंग करते हैं तो यकीनन ये घाटे का सौदा होगा। लिहाजा क्वालिटी हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है। घर की सेविंग के हवाले से सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ तो वो है घर का प्लान, घर का डिज़ाइन। एक अच्छा प्लान, अच्छा डिज़ाइन आपके लाखों रुपए सेव कर सकता है, क्योंकि घर के प्लान यानी कि डिज़ाइन पे ही डिपेंड करता है कि इस पे खर्च कितना आएगा। बिना प्लान या डिज़ाइन के जब भी घर बनता है तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं जो कि बाद में जिनको आप ज़रूरी समझते हैं और दीवारें तोड़ फोड़ करके यानी कि वो दोबारा काम करते हैं, जिससे मटीरियल एंड लेबर दोनों का लॉस होता है और साथ ही साथ स्पेस को भी प्रॉपर से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी इंजीनियर आर्किटेक्ट से अगर आप प्रॉपर अपने घर को डिज़ाइन करते हैं, अपना प्लान फाइनल करके घर बनाते हैं तो स्पेस को बहुत मुनज़्ज़म तरीके से आप यूटिलाइज कर पाओगे, प्लान कर पाओगे, उसी के साथ साथ आप सेविंग भी कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं घर की सुपरविजन की, जिसके लिए दोस्तों आपको एक अच्छे सिविल इंजीनियर को हायर करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, बल्कि इसलिए कि एक आम आदमी को कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस नहीं होता है। ऐसा में एक तजर्बाकार सिविल इंजीनियर ही आपको घर की कंस्ट्रक्शन के हर एक्टिविटी पे बेहतर गाइडलाइन दे सकेगा और काम की क्वालिटी के मेयार को भी मेंटेन रख सकेगा, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स की बिलिंग करने में भी आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा, जिससे यकीनन टाइम एंड मनी दोनों की सेविंग होगी। इसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल की परचेजिंग की। इसको अगर आप बल्क में स्टोर कर लेते हैं, बल्क में इन द सेंस कि आप एक ही बार में इकट्ठा स्टोर कर लेते हैं तो बहुत बेहतर होगा सिवाय सीमेंट के, क्योंकि सीमेंट जितना पुराना होता जाता है उतनी उसकी स्ट्रेंथ में कमी वाक़ होती जाती है। इसलिए सीमेंट आप फ्रेश ही मंगवा के वही यूज़ करें। और इससे एक तो मार्केट में रेट्स अप होने की वजह से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बार बार मटीरियल डिलीवरी की जो कैरेजेस होती है उनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आपको पे नहीं करना पड़ेगी। हाँ, सीमेंट का भी आप इस तरह कर सकते हैं कि किसी बाएतमाद डीलर को हायर करके एडवांस में कुछ फिक्स क्वांटिटी फिक्स करके सीमेंट बाइक की पेमेंट उसको पहले कर दें, और साथ साथ जितना आपको साइट पे चाहिए होता है डीलर को उतना आप ऑर्डर दे के साथ साथ मंगवा के यूज़ करते जाएं। हाँ, अगर इस दौरान सीमेंट के रेट बढ़ जाते हैं तब भी आप अपने वेंडर को कह सकते हो कि मेरा आपसे जो रेट डन हुआ है एडवांस में, जिस हिसाब से आपको पेमेंट हो चुकी है उस हिसाब से ही आप मुझे सेम रेट पे ही अपना सीमेंट दोगे। इसके अलावा अगर आप सेकंड हैंड यानी कि इस्तेमाल शुदा मटेरियल मार्केट से या किसी और सोर्स से बाई कर सकते हो, ले सकते हो, तो तब भी आप अदवात पैसे बचा पाते हो। अब बात करते हैं दोस्तों घर की दीवारों की, जो कि लोड बेरिंग और नॉन लोड बेरिंग होती हैं। लोड बेरिंग दीवारें ऐसी होती हैं जो लोड ले रही होती है, जिन पे हमारे स्ट्रक्चर का छत का लोड आ रहा होता है, और नॉन लोड बेरिंग वाल सिंपल इसके नाम से ज़ाहिर है कि वो लोड बिल्कुल नहीं ले रही होती हैं। तो घर बनाते वक्त हमें बस ये ध्यान रखना है कि नॉन लोड बेरिंग और लोड बेरिंग वाल कौन सी हैं। इसके लिए आप अपने इंजीनियर आर्किटेक्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड नॉन जो लोड बेरिंग वाल्स हैं उनकी थिकनेस आप कम रख के यानी कि 4 इंच रख के भी आप काफ़ी सेविंग कर सकते हो। अब बारी आ जाती है दोस्तों सीलिंग हाइट की, यानी कि छत की ऊंचाई की। तो दोस्तों 10 फीट जो है वो घर की छत की ऊंचाई सफिशिएंट होती है। इससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो आपको इतना ज़्यादा मैशनरी वर्क भी करना पड़ेगा। 10 फुट से अगर आप एक्सीड करते हो तो उतना ज़्यादा आपको चुनाई करना पड़ेगी, इतने पे प्लास्टर एंड पेंट भी करना पड़ेगा। ज़्यादा हाइट से आपके ओवरऑल रूम का हुजम जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे कल को आपको मुनासिब रूम टेम्परेचर के लिए एसी यूनिट भी बढ़ा और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन भी ज़्यादा होगी। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि आपकी क्लियर हाइट 10 फुट या मैक्सिमम 10.5 फुट से ज़्यादा आपको नहीं रखनी चाहिए। ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। अब आगे बात करते हैं एलिवेशन की। तो एलिवेशन या ओवरऑल अपने घर का डिज़ाइन कोशिश करें सिंपल रखें। ज़्यादा गुलाइयों वाले कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन से आपकी कॉस्ट तो बढ़ेगी ही, और साथ ही साथ ये देखने में भी कोई इतना खास अच्छा नहीं लगेगा लुक वाइज भी, यानी कि इसकी एस्थेटिक लुक भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती है। सिंपल जो डिज़ाइन होगा, स्ट्रेट लाइन एलिवेशन होगा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन एलिवेशन को प्रेफर करें, इससे आपका खर्च में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब आगे देख लेते हैं मटेरियल वेस्टेज की। तो तमीराती कामों में दोस्तों ये एक आम बात है। घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर हम इस चीज़ पे काबू पा लेते हैं तो इससे भी बचत होना यकीनी बात है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि 100% यानी कि 100% हम अपनी वेस्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमसे बन पड़ता है, जितनी हम पॉसिबल कोशिश कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उतना तो हमें करना चाहिए। काम के दौरान जो भी आप मटेरियल रीयूज़ कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। इसकी एक मिसाल लीजिए, प्लास्टर के दौरान जो मसाला नीचे फर्श पे गिरता है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। इस गिरे हुए मसाला को ध्यान से नीचे शापर डालकर एहतियात से उठाकर हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ कंक्रीट की एग्जांपल लें तो कंक्रीट भी पोरिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो रही होती है उसकी। जहाँ पे मशीन लगी होती है वहाँ पे भी, उसके बाद जहाँ पे आगे डाला जाता है माल वहाँ पे भी माल काफ़ी ज़ाया हो रहा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अगर हम देखते हैं अपने मटीरियल को, उसकी वेस्टेज को कंट्रोल करते हैं तो इससे भी काफ़ी हद तक आप सेविंग कर पाते हैं। इसी के साथ चुनाई के मसाले की बात करें तो वो भी नीचे गिरता
है वो भी यूज़ नहीं किया जाता, वो भी यूज़ करके हम काफ़ी सेविंग कर सकते हैं। तो इस पे दोस्तों बात फिर वही आ जाती है सुपरविजन की, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक इंजीनियर सुपरवाइजर की सर्विसेज लेके हर एक्टिविटी को प्रॉपर से लुक आफ्टर करेंगे, तभी ये सारी की चीज़ें आप कंट्रोल कर पाएंगे और बचत कर पाएंगे। मैशनरी के लिए अगर ईंटों की बजाय कंक्रीट ब्लॉक्स इस्तेमाल कर ले जाएँ तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट ब्लॉक का साइज़ बड़ा होने की वजह से लेबर कॉस्ट भी कम आती है, नंबर ऑफ लेयर्स भी कम बनती है, जिससे मसाला की भी बचत होती है और इसी के साथ साथ ब्लॉक सस्ता भी होता है एज कम्पेयर टू ब्रिक्स। मगर ध्यान रहे दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ईंट ज़्यादा मजबूत होती है। हाँ, अगर सेविंग वाले फैक्टर को देखें तो ब्लॉक इज़ अ गुड ऑप्शन, बट अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो वो हमें ईंट ही देगी। और पार्टीशन के लिए अगर हम मैशनरी करना चाह रहे हैं तो फिर ब्लॉक को ही प्रेफर करना चाहिए, इससे आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर पाओगे। अब सरिये यानी कि स्टील की बात करते हैं तो उसमें दोस्तों ब्रांडेड जो स्टील होता है यकीनन वो महंगा होता है और बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो है मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स में वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक से होने वाले लॉस का खतरा ज़्यादा होता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ विंड प्रेशर यानी कि हवा का दबाव भी ज़्यादा ऊंचाई में ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे ब्रांडेड स्टील को यूज़ किया जाता है जो कि इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। मगर सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी तक के घर के लिए ये चीज़ें नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे लोकल अच्छी क्वालिटी का स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सस्ता आता है और इससे पैसों की भी काफ़ी बचत होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे सरिया डालने से मजबूती ज़्यादा होती है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। सरिया सिर्फ इतना डालें जितनी ज़रूरत है। इसके लिए आप डिज़ाइन के मरहले में अपने इंजीनियर आर्किटेक्ट अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को बोल सकते हो कि यार जहाँ पे ज़रूरी है सिर्फ वहाँ पे बीम एंड कॉलम दें और जितनी ज़रूरी उसमें रिइंफोर्समेंट है सिर्फ उतनी ही दें, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये चीज़ आप उसके साथ शुरू से ही कंसल्ट करके उसके साथ चलें ताकि वो भी आपके साथ मिलकर जो उससे बन पड़ता है उस वाले से वो आपको हेल्प करके आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की सेविंग करने में आपका साथ दे। अगला पॉइंट ये है कि ज़्यादा गहरे प्लॉट मत बाई करें, क्योंकि इस तरह के प्लॉट में फाउंडेशन में ही हमारा बहुत भारी खर्च हो जाता है। यानी कि इस तरह के ऑप्शन में फिर हमारे पास बच जाता है बेसमेंट वाला ऑप्शन। तो बेसमेंट तो वैसे बन जाए लेकिन उसमें हमारी कॉस्ट और बढ़ जाती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारे प्रोजेक्ट की जो वैल्यूएशन है, जो मार्केटिंग वैल्यू है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें हम बेसमेंट बना रहे होते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि ज़्यादा गहरे ज़्यादा जो डीप प्लॉट होते हैं वो बाई मत करें। इसके बाद दरवाजों, खिड़कियों, फ्लोर टाइल्स और मार्बल यानी कि फिनिशिंग आइटम्स की बात कर लें तो ज़्यादा कॉस्टली और फैंसी आइटम्स की बजाय मुनासिब रेट वाले आइटम्स को चूज़ करें। मिसाल के तौर पर टाइल को ही ले लें। टाइल मार्केट में मुख्तलिफ किस्मों की अवेलेबल होती है और इनके रेट्स में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। ये वेरी करता है टाइल टू टाइल क्वालिटी के लिहाज से। बहुत ज़्यादा अगर आप बचत करना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी की रीजनेबल टाइल जो मार्केट में अवेलेबल है सिर्फ उसको चूज़ करें। बहुत महंगी की तरफ ना जाएं, ना बहुत हल्की ले, ताकि आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे। घर बनाने का ड्यूरेशन दोस्तों जितना कम रखेंगे, जितना लेस करेंगे, मतलब जितनी जल्दी काम फिनिश करेंगे, इतना ज़्यादा आप सेविंग कर पाओगे, क्योंकि लेट होने पर मार्केट में चीज़ों के रेट्स बढ़ने के साथ साथ लेबर वेजेस भी बढ़ते रहेंगे आपको खामखा। इसलिए घर की कंस्ट्रक्शन में एक मुनासिब सा टाइम फ्रेम सेट करें जब आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। उसी टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हुए अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड तक लेके जाएं, ताकि आप सेविंग कर सके और अपना काम विद इन जो टाइम आपने सेट किया उसके अंदर कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी मदद से आप अपने घर बनाने की लागत को कम कर सकते हो। इस तरह के पॉइंट्स तो इन डेप्थ अगर देखें तो और भी बहुत ज़्यादा, मगर इन सभी को एक वीडियो में कवर करना ज़रा मुश्किल है। सो मैंने मेन पॉइंट्स आपके गोश्तवार कर दिए। इनमें से आपके नज़दीक कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे बचत ज़्यादा होती है, या फिर अगर आपके पास घर की कॉस्ट को रिड्यूस करने के हवाले से कोई और सजेशन है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।